तो दोस्तों तुम लोगों को पता ही होगा कि वन पंच मैन का सीजन 3 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, लेकिन हम बाकी के यूट्यूबर्स की तरह इसके एनिमेशन के ऊपर बात नहीं करने वाले और ना ही हम इसे वन फ्रेम मैन बोलने वाले हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब भी ड्रैगन बॉल सुपर 2 आएगा, इंटरनेट ब्रेक होना तो कंफर्म है और उसके साथ साथ एनिमेशन भी बिल्कुल डब्ल्यू होगी, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हम रिसेंटली ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर देख भी चुके हैं। आज की वीडियो का मेन टॉपिक यह है कि वन पंच मैन के सीजन 3 के आने के बाद साइतामा फैंस को यह लगने लग गया है कि साइतामा अब इजीली गोकू को सरपास कर देगा। इसलिए आज हम वन पंच मैन सीजन 3 वाले साइतामा का कंपैरिजन करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर वाले गोकू के साथ। तो अभी तक हमें वन पंच मैन के सीजन 3 में कुछ ज्यादा अच्छे फीड्स नहीं दिखाए गए, लेकिन हमें पता है कि वन पंच मैन का सीजन 3 वन पंच मैन की मांगा पर ही बेस्ड है, इसलिए हम मांगा के साइतामा का ही यूज करने वाले हैं। एक और बात, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि साइतामा 5D है या 6D है। सबसे पहली बात, ये सब रोंग है, लेकिन इसे मैं आज की इस वीडियो में डिबंक नहीं करूंगा। लेकिन साइतामा के पास एक आउटवर्सल मेटा है जिसे मैं डिबंक कर दूंगा इसी छोटी सी वीडियो में। और अगर साइतामा का आउटवर्सल मेटा डिबंक होता है तो मैं गोकू को इजीली आउटवर्सल स्केल करके साइतामा को डिफीट करवा सकता हूं। तो अगर हम बात करें साइतामा के आउटवर्सल स्केल की, तो वो पूरा प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, जिसे मैं अभी डिबंक कर देता हूँ शॉर्टली। तो ये कहीं पर भी स्केल नहीं करते। सेम गोस फॉर योंगियन आर्कीटाइप्स और इसी टाइप के और कॉन्सेप्ट्स। योंग आर्कीटाइप्स बेसिकली एक मेटाफिजिकल वे है चीजों को डिस्क्राइब करने का। योंग के अकॉर्डिंग 12 आर्कीटाइप्स होते हैं, जैसे सैडनेस, हीरो, शैडो वगैरह। ये सब सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं जो ह्यूमन माइंड से आते हैं, और योंग की पर्सनालिटी थ्योरी भी इसी ह्यूमन साइकी पे बेस्ड है। प्लेटोनिज्म सिंपल टर्म्स में एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है जो कहती है कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट या ओरिजिन एग्जिस्ट करता है जिसे वो डिराइव होता है। मतलब कोई भी मटेरियल चीज अपने एग्जिस्टेंस का खुद कोर्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है किसी हायर कॉन्सेप्ट पे जो एब्स्ट्रैक्ट और इममटेरियल होता है। प्लेटो ने एग्जांपल के लिए मैथमेटिक्स और नंबर्स यूज किए, क्योंकि उनके हिसाब से ये एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज हैं और हर एक फिजिकल चीज उनसे ही डिराइव होती है। इसलिए प्लेटो ने इन सब परफेक्ट ओरिजिन्स और फॉर्म्स को एक सिंगल रिल्म में रखा, जिसे उसने हाइपर यूरेनियम द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज नाम दिया। प्लेटो पार्शियली राइट था जब उसने टाइम या मेटाफिजिक्स को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माना, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई जब उसने हर चीज को एक ओरिजिनल परफेक्ट फॉर्म का कॉपी डिक्लेयर कर दिया बिना सोचे समझे। मतलब उसने इग्नोर कर दिया कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर स्पेसिफिक्स में जाएं तो कॉन्सेप्ट एक आइडिया है, एक रिप्रेजेंटेशन है जो किसी फिनोमिनन का ओरिजिन शो करता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्टिव होते हैं जो यूनिवर्सली वैलिड और हर केस में एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स एग्जांपल्स मैथमेटिक्स, स्पेस, टाइम, बेसिकली वो चीजें जिन्हें पे यूनिवर्सल रूल्स या एक्सियोम्स अप्लाई होते हैं। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स एग्जांपल्स फायर, आइस, लाइट, डार्कनेस, गुड, इवल, ग्लोरी, विक्ट्री, ब्यूटी वगैरह। डिफरेंस क्लियर है। अगर कोई एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस, स्पेस और टाइम को ट्रांसेंड करती है तो इसका मतलब है वो सब फिजिकल और डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर चली गई है, क्योंकि वो उनके ओरिजिन से ही अबव है। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी को ट्रांसेंड करे तो इसका कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ब्यूटी खुद एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन है जिसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या यूनिवर्सल लॉ नहीं होता। सेम लॉजिक ग्लोरी या किसी भी और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के लिए अप्लाई होता है। प्लेटो ने गलती यहाँ की, उसने विक्ट्री और ब्यूटी जैसे सब्जेक्टिव चीजों को भी ऑब्जेक्टिव माना और बोला कि अगर कोई इवल या जस्टिस से ट्रांसेंड करे तो वो सबसे ऊपर है, बियॉन्ड ऑल डायमेंशंस। लेकिन ऑब्वियसली ये नॉनसेंस है और लॉजिकली भी कोई रिलेशन नहीं है प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट्स और आउटवर्सल स्केलिंग के बीच। लास्ट पॉइंट यह है कि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते। रियलिटी में सिर्फ वही चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो है और जो नोट भी नहीं हो सकती। मतलब अगर ब्यूटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी सब्जेक्टिव वे में एग्जिस्ट करती है, बल्कि इसका मतलब यह है कि ब्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और क्योंकि उसका कोई क्वांटिफिएबल ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं होता इसलिए लोग उसका वैल्यू अपनी मर्जी से बना लेते हैं, क्योंकि पहले से कोई और रियल और करेक्ट स्केल होता ही नहीं फॉलो करने के लिए। तो हाँ, ये था साइतामा का आउटवर्सल प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट्स का पूरा डिबंक। और अभी रिसेंटली साइतामा वर्सेस गौरव की बैटल में सिर्फ स्टार्स ही डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो मुझे पता नहीं साइतामा फैंस साइतामा को गैलेक्सी लेवल भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी फीड साइतामा वर्सेस गौरव की बैटल में शो ही नहीं किया गया। और रही बात साइतामा के पास इनफिनाइट पावर है, तो इनफिनाइट के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इसीलिए जहाँ तक हमें पता है कि साइतामा के पास 3D इनफिनाइट पावर होगी, जो कि यूनिवर्सल प्लस भी नहीं है। और अगर साइतामा का वाकई में कोई 5D मैटर एग्जिस्ट करता हुआ
हुआ तो साइतामा के पास इनफिनिट 5D पावर होगी बस, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर गोकू का एपी आउटवर्सल होगा तो ये सब गोकू के सामने काम नहीं आने वाला। इसीलिए अब हम गोकू को स्केल करना स्टार्ट करते हैं। तो गोकू को आउटवर्सल प्रूव करने के लिए मैं वर्ल्ड ऑफ वॉइड का सबसे इजीएस्ट मेटा यूज करने वाला हूँ। तो बेसिकली वर्ल्ड ऑफ वॉइड को एक डायमेंशनलेस रिंग में बताया गया है जो कि इनफिनिट भी है और वो नथिंगनेस से फील्ड भी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड के अंदर डायमेंशनलिटी का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कोई रियल में डायमेंशनलेस हो तो उसकी टू पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो रियल में जीरो डायमेंशनल होता है और या तो वो रियल में आउटवर्सल होता है। जो मेरे इस टेक से डिसएग्री करता है उसे मस्ट प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसे रिल्म्स की कोई थर्ड पॉसिबिलिटी भी होती है। वेल वर्ल्ड ऑफ वॉइड के केस में वहां पर मूवमेंट पॉसिबल थी जो कि किसी जीरो डायमेंशनल रिल्म में इम्पॉसिबल होती है। इसलिए वर्ल्ड ऑफ वॉइड जीरो डायमेंशनल होने की कंडीशन को एलिमिनेट करके आउटवर्सल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा इजीली। लेकिन डाउन प्लेयर्स यहाँ पर भी कैसे चुप बैठ सकते थे। उन्होंने बोला कि ग्रैंड प्रीस्ट ने वर्ल्ड ऑफ वॉइड में टाइम ऐड किया है। वेल तो जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर का लास्ट वाला आर्क देख रखा है उनको पता होगा कि ग्रैंड प्रीस्ट ने टाइम को टैक्स में ऐड किया था जो कि अर्थली टर्म्स में 48 मिनट्स थे और ये टाइम हर एक फाइटर के लिए डिफरेंट था, जो ये प्रूव करता है कि ये एक सब्जेक्टिव टाइम था जिससे टाइम की ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं होती। और वैसे भी जो नंबर्स होते हैं वो फिजिकली हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हिट वर्ल्ड वॉइड में अपना टाइम स्किप यूज कर रहा था तो वहाँ पर टाइम एग्जिस्ट करता है। तो देखो, हिट जब भी टाइम स्किप का यूज करता है तब वो अपने ही एक सेपरेट रिल्म में जाता है जहाँ ऑब्वियसली बात है टाइम एग्जिस्ट करता होगा। वेल गोकू ने पूरे वर्ल्ड ऑफ वॉइड को शेयर कर रखा है। और अगर तुमने इसी वीडियो में गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और जीरन लिमिट ब्रेकर की बैटल का स्कैन देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि दोनों वर्ल्ड ऑफ वॉइड में मूव और फाइट कर रहे थे। तो इस लॉजिक से गोकू की अटैक पोटेंशियल यानी एपी आउटवर्सल है और उसकी स्पीड इररिलेवेंट है। और मैंने मल्टीपल वीडियोस में ये भी बता रखा है कि ड्रैगन बॉल में पावर इक्वल स्पीड कैसे होती है और ड्रैगन बॉल में हाई टियर बीइंग सुपर हैक्स कैसे वर्क नहीं करती, और इनके मैंने प्रूफ्स भी दिए हैं। वेल गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर वर्सेस साइतामा फ्रॉम वन पंच मैन सीजन 3 की बैटल में गोकू इजीली विनर होगा विद नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिकल्टी के साथ। तो यह आज की सारी वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।